किसी भी तरीके का कोई डाउट? चलिए, कहाँ चल रही थी बातें, क्या चल रहा था बताओ? एनीवन? सर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दो स्पेशल केसेस कर लिए थे। तो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हमने बात की थी, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा था कि सर बेसिकली इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी and that can be measured by the rate of change of linear momentum of a body, right? आप बोलते हो कि जिस स्पीड से linear momentum चेंज हो रहा है उस स्पीड से हम बता सकते हैं कि what is the net external force acting on a body. क्लियर? चलिए, अब इसके बाद इसी का हम बोलते हैं इसमें एक टॉपिक होता है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम सबको आपको पता है, ठीक है। आप बोलते हो कि आप फिजिकल वर्ल्ड का एक चैप्टर है उसको अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो देयर वी हैव स्टडीड अबाउट द फोर बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन एंड द वन ऑफ देम इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? आपने बोला देखो, ये जो फोर्स था दैट इज इक्वल टू dp by dt। तो जैसे ही था the net external force acting on a body, net external force acting on a body is equal to rate of change of linear momentum। मैंने कहा सर if f external is 0, आपने बोला कि if f external is 0 then अगर this quantity is 0 it means there is no net external force acting on a body, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि सर जो net external force acting on a body is 0, then what will you say that dp by dt is also 0। This rate of change of linear momentum is 0, what does it mean? It means rate of change कब 0 होगा? जब change 0 होगा। रेट ऑफ चेंज कब 0 होगा? जब चेंज 0 होगा, राइट। तो आप बोलोगे बेसिकली, और जब किसी चीज का चेंज 0 हो तो आप बोलोगे वो चीज कैसी है? कांस्टेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपने क्या बोला? इफ द नेट एक्सटर्नल force acting on a force is 0, if the net external force acting on an object is 0, then the linear momentum of the body is constant। इसी को बोलते हैं यार, आप बोलते हो linear momentum of the body or system will remain conserved और constant। किसी भी बॉडी पे अगर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो आप बोलोगे इसका मतलब उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कंजर्व रहने का मतलब क्या है? बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो एक तरीके से कि बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो इट विल कीप मूविंग विद द सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या सेम लीनियर मोमेंटम विदाउट एनी चेंज। क्लियर? तो दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप इसे स्टेटमेंट में फॉर्म में लिख सकते हो। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर इसको कैसे लिख सकते हो? इफ the net external force acting on a body or system is 0, then the linear momentum of the body or system will remain constant। ठीक है? अगर ये चीज समझ में आ गई है, आप इसी को वर्ड्स में लिख सकते हो। आई होप इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम था वही फाइनल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, m1v1 should be equal to m2v2। एक ही बात है ना, ये इनिशियल लिनियर मोमेंटम हो गया और ये फाइनल लिनियर मोमेंटम हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट डाउन इन द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट?
हाँ भाई, कोई डाउट है इसमें? अरे हाँ ना कुछ बोलोगे भाई? नो सर। नो सर। नो। हाँ, प्लीज थोड़ा सा इन्फॉर्म किया करो अगर डाउट है, तो मैंने इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है? जहाँ पे भी नहीं समझ आया वहीं टोक देना, बैठे मत रहना डाउट लेके, वरना ये भाई साहब फिजिक्स है, जहाँ पे अटकोगे बस वहीं अटक के रह जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। चलिए, मैंने कहा जरा देखो, ये एक वॉल है, ठीक है? नाउ अगर मैं बोलूं एक बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है डायरेक्शन में और उसको हिट करती है, यहाँ पे एक m मास की बॉडी इज हिटिंग दिस बॉल या मूविंग विद v स्पीड एट एन एंगल थीटा, ठीक है? ये बॉडी ऐसे चली आ रही थी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में एंड इट्स हिटिंग द वॉल एट एन एंगल थीटा विद द वॉल। नाउ आफ्टर कोलिजन आप बोलते हो आफ्टर हिटिंग दिस वॉल दिस बॉडी इज मूव विद दिस इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मेक एन एंगल थीटा। मुझे बताना है फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। चलिए भाई बताएं जरा, फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द हिटिंग द वॉल। यस प्लीज। Are you people solving this? सर 2mv साइन थीटा। क्या हो गया? सर 2mv साइन थीटा। 2mv sin theta. Anyone else? सर -2mv साइन थीटा आई कैप। Very good. देखिए सर, अगर आपको बोला चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो आप बोलोगे सर इट हैज टू बी इन अ वेक्टर फॉर्म। अगर आप प्रॉपर्ली देखें तो वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी में चेंज है तो वेक्टर क्वांटिटी में इसका चेंज आएगा, ठीक है? तो आकाश ने जो आंसर बोला वो केवल मैग्नीट्यूड का ही बोला, तो ध्यान रखो कि अगर आपके पास स्कोप है वेक्टर का आंसर वेक्टर में देने का तो हमेशा वेक्टर में ही आंसर दें। अब जरा देखो कैसे आप करेंगे। मैंने कहा देखो फाइनली चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाला था, आपने बोला कि सर इनिशियल देखो, इनिशियली दिस एंगुलर मोमेंटम आप बोलोगे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं एक्स और वाई में तो जरा देखो ये, अगर ये एंगल थीटा है ना, ये ऐसे था ना, तो ये थीटा था तो ये भी थीटा आएगा, तो आप बोलोगे इसके बेसिकली दो कंपोनेंट निकलेंगे, ये आएगा v sin थीटा इस डायरेक्शन में और यहाँ पे आएगा v cos थीटा इस डायरेक्शन में। इसमें मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूं p इनिशियल, सो दैट विल बी इक्वल टू i डायरेक्शन में या x डायरेक्शन में है आप बेसिकली m v sin थीटा i कैप
प्लस v cos थीटा। ठीक है, इसमें लिखने में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर इनिशियल लीनियर मोमेंटम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर फाइनल निकाल लो। फाइनल अगर मैं बात करूँ तो देखो ये इधर की तरफ वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल वेलोसिटी। आप बोलोगे इस डायरेक्शन में आएगा v cos v sin थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा v cos थीटा। फिगर बनाए बिना फिगर के क्वेश्चन को कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं करें, स्पेशली ये जो फोर्सेस हैं, मोमेंटम है, मोशन है, जहां पे भी यूज करें। देखिए इसको आप लिखोगे फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ओ सॉरी लीनियर मोमेंटम आप लिखोगे सर m इनटू ये v sin थीटा इधर की डायरेक्शन में v sin थीटा माइनस आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप। अगर मुझसे पूछा गया है चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब डेल्टा p दैट इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, वैल्यूज पुट करोगे तो p फाइनल माइनस p इनिशियल को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो दिस माइनस दिस करोगे तो j कैप से j कैप कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली थोड़ा लिख दे रहा हूं, तो दैट यू विल गेट p माइनस 2mv sin थीटा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर कोई मुझसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो द करेक्ट आंसर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल कम एज 2mv sin थीटा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर इस क्वेश्चन को साइन वाइज पूछेगा तो चेंज मेरा ये डायरेक्शन। अब आपने बोला कि देखो चेंज किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। अगर मैं प्रॉपरली, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन? कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर मुझसे पूछा जाए चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन दी एक्स डायरेक्शन, तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज करना है तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट का डिफरेंस देना है, तो आंसर यही आने वाला है -2mv sin थीटा आई कैप। कोई मुझसे वाई डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम चेंज पूछेगा तो आपको दिख रहा होगा ये आएगा 0। वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को कंपेयर करोगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप बोलोगे देयर इज नो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन। सो हियर यू कैन से दैट कि इन दिस, देखो अगर कोई चेंज ही नहीं है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, तो आप बोलोगे फोर्स 0 है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर चेंज ही 0 है तो आप बोलोगे फोर्स 0 है। तो कह सकते हो कि ये जो बॉडी थी जिसको वॉल पे वॉल जो थी दीवार पे हिट की थी, उसका एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज हो रहा है बट वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस उस पे जो कोई फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी नेगेटिव एक्स में। चेंज देखिए किधर की तरफ आ रहा है, माइनस आई कैप में आ रहा है। इसका मतलब नेगेटिव एक्स में उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जबकि वाई डायरेक्शन में उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए वाई डायरेक्शन का मोमेंटम आप कह सकते हो कि कंजर्व है, एंड दैट्स व्हाई दिस चेंज कंजर्व है। भी देखो वाई डायरेक्शन में देखिए क्या आ रहा है, b cos थीटा j कैप, b cos थीटा j कैप, m से मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर मोमेंटम इन दी z डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन इज रिमेनिंग द सेम। ठीक है, सो यू कैन से दैट इज अ वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, जबकि x डायरेक्शन में कंजर्व नहीं है बिकॉज़ x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर आप कॉमन सेंस में देखो, दीवार पे जब आप हिट करोगे तो दीवार उस छोटे से पॉइंट को किधर की तरफ हिट करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वॉल, मतलब इन दी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, और इस क्वेश्चन से भी ये चीज हमको समझ में आ रही है। तो आप कह सकते हो कि ये जो बातें हमने की थी वो यहाँ पे कुछ एप्लीकेबल थी। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एनी डाउट? सर हाँ जी बोलो। सर ये आपने वेक्टर के अलोंग जो एक्स और वाई एक्सिस बनाया है, ये फिर किसी भी एंड से हम शुरू कर सकते हैं? वो कैसे पता चलेगा किस एंड से शुरू करना है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि सेंस से शो करना है? मतलब सर आप ये पहले वाले मोमेंटम का आपने जो एक्स वाई वो बनाया ग्राफ, उसमें सर हाँ। आपने शुरू का जो एंड है उसे ओरिजिन पे रखा है, तो हम तो अगर कहीं पे भी रख लो, एक सेकंड, कहीं पे भी रख लो, ये है तुम्हारा बी वेक्टर, ऐसे तो लिखोगे आप? यस और नो? यस सर। इसके कंपोनेंट लेना है, कैसे लोगे? सर जो इसकी टिप है यहाँ पे भी तो ओरिजिन रख सकते हैं, वो नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन में आ ऑरिजिन जाएगा रखोगे, फिर। फिर कंपोनेंट कैसे करोगे बेटा? सर वो नेगेटिव में आ जाएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वैसे। नहीं आएगा बेटा, तब भी नहीं आएगा नेगेटिव में।
कैसे करोगे बताओ भाई, ले यहाँ ले लिया ओरिजिन, अब बोलो आप क्या करोगे? सर इसी के अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के। ले लिया, लो भाई ले लिया, चलो ये भी ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, चलो और बोलो अब क्या करूं मैं? जानते हो ये वेक्टर कंपोनेंट लेने का मतलब क्या होता है? सर उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनको मतलब स्प्लिट जो हो जाता है ये दो कंपोनेंट में, मतलब हाँ इसका तो एक्स कंपोनेंट ऐसे कौन से कंपोनेंट में स्प्लिट होता है जिनका सम ये वेक्टर आ जाए? एक्स और वाई कंपोनेंट में। मैंने कहा सर इस वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर में ब्रेक करना जिसका रिजल्टेंट ये हो। मुझे ड्रॉ करके दिखाओ कि ऐसे दो वेक्टर जिसका रिजल्टेंट ये वेक्टर आ जाए, कैसे ड्रॉ करोगे? सर वो ट्रायंगल फॉर्म करके। तो ट्राइंगल फॉर्म करके बताओ ना कैसे ड्रॉ करोगे। आप बोलोगे सर ऐसे ही तो करोगे, एक वेक्टर ये होना चाहिए, दूसरा वेक्टर ये होना चाहिए, तभी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यस सर। अब ये वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? सर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ऑरिजिन यहाँ लो या वहां लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या डायरेक्शन का? नो सर। भाई ऑरिजिन तूने यहाँ ले लिया ना भाई, अब बता मैंने इसको यहाँ ब्रेक कर दिया, आप बोलोगे इस वेक्टर की डायरेक्शन इसको कैसे लिखोगे? आप अगर ये एंगल थीटा है, सॉरी ये एंगल कौन सा थीटा था? ऊपर वाला एंगल थीटा था राइट, ये वाला एंगल थीटा दे रखा था। तो आप इसको देखते हो भाई साहब, राइट एंगल ट्रायंगल को लगाओगे तो अभी भी आप इसको ऐसे लिखोगे ना, बी cos थीटा आई वो बी sin थीटा आई कैप लिखोगे कि माइनस आई कैप लिख दोगे? आई के। इसको कैसे लिखोगे, जे कैप में लिखोगे कि माइनस जे कैप में लिखोगे? सर वो जे कैप में होगा। वही मैंने लिखा बेटा, ऑरिजिन ऑरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई डायरेक्शन में। ओके सर। ऑरिजिन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने कहा ऑरिजिन, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऑरिजिन और ऑरिजिन, मैंने तो कहा भाई साहब, मैंने ये कहा बोला कि ऑरिजिन है? डिड आई से दैट? मैंने तो सिर्फ डायरेक्शन बताया कि इस डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस बोलते हो और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोलते हो। डिड आई से दैट दिस इज द ऑरिजिन? नो सर। I have just broken this vector into two components such that इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर आ जाए। Did I say anything कि ये origin है, यहाँ से आपको origin मानना है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। I have just broken this vector into two components such that इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर होना चाहिए। फिर डायरेक्शन मैंने कहा आप origin यहाँ मान लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मुझे तो इसकी डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्सिस में कि वाई एक्सिस में है? आप बोलोगे सर पॉजिटिव एक्सिस में है, origin तो मैं यहाँ ले लूँ, कोई फर्क पड़ रहा है क्या मेरे? ओके सर। मुझे तो डायरेक्शन से मतलब है और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मतलब है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बोला भी sin थीटा आएगा, डायरेक्शन आई कैप में आ गई तो मैंने आई कैप लिखा, ऑरिजिन मैंने बोला ही नहीं कि ऑरिजिन कहाँ है। आपने ऐसा सोच लिया कि ऑरिजिन ऐसा है, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला ये ऑरिजिन है। ठीक है, वेक्टर को ब्रेक करना यस। भाई साहब, वेक्टर कंपोनेंट पे जाओ दोबारा से वापस से, कि वेक्टर को ब्रेक कैसे करना है। उससे ऑरिजिन ऑरिजिन से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होता है। यस सर। चलिए, एनी डाउट? सर सर चलिए, हाँ जी बेटा बोलो। सर जो पिछले क्वेश्चन में -2 MV आया था तो उससे हम ऐसा कह भी सकते हैं कि फोर्स नेगेटिव आई कैप नहीं होगा। वेट, पिछले पिछले उसमें जो आंसर था वो 2mv sin थीटा माइनस आई कैप आया था, ठीक है? यस सर। माइनस आई कैप क्या शो कर रहा है? कि नेगेटिव एक्स की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। नेगेटिव एक्स की तरफ चेंज इन मोमेंटम है, हाँ। इसका मतलब उसका फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, ठीक है? ओके ओके सर। यही तुम्हारा डाउट है क्या? हाँ ये कंफर्म करना था, तब समझ नहीं आया। वैसे भी आप देखो, बॉल जब फोर्स लगाएगा, ये बॉल आ रही है, दीवार किस जगह किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी बॉल पे? इधर की तरफ। नेगेटिव एक्स हाँ।
तो दैट इज ओनली शोइंग द डायरेक्शन। तभी मैंने बोला था आकाश ने आंसर दिया था, शायद पहले किसने दिया था मुझे याद नहीं है, कि वो जो आंसर उसने दिया था वो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था, वो गलत नहीं था मैग्नीट्यूड वाइज। हो सकता है जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर में ऑप्शन में केवल मैग्नीट्यूड्स हैं एंड देन द 2mb sin थीटा इज द करेक्ट आंसर। रीड, बट क्योंकि मैंने वेक्टर की बात की तो मैंने क्या बोला कि जहां तक पॉसिबल है आंसर वेक्टर में ढूंढा करो। जब आप सॉल्व भी कर रहे हो तो आप वेक्टर में लिखो। ऑप्शन अगर केवल मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, केवल 4 ऑप्शन, तो फिर आंसर मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है वो बस। तो वो भी गलत नहीं था, वो भी अपनी जगह सही था, बस उसमें ये कमी थी कि सर उसने आंसर को अपना वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा बस, जो कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो he just only told me the magnitude of that particular change. So he was right, you were right, but आपने उसको डायरेक्शन के साथ बताया था एंड उसने डायरेक्शन नहीं। और होता क्या है कि हम डायरेक्शन के साथ अगर आंसर निकालने की आदत रखते हैं तो हमें कभी जब पूछना आता है तो हम गलती नहीं करते। हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम हमेशा गलतियां कर देते हैं आगे, जब हमसे वाकई में डायरेक्शन वगैरह पूछी जाती है। चलिए, इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं गन बुलेट सिस्टम। ठीक है, आप बोल दो कि मान लो एक ये गन है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी बुलेट है इसमें अंदर। मान लो इस गन को प्लस इस गन को जिसमें होल्ड कर रखा है, मैं उसका मास भी गन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पूरा एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो गन का मास है कैपिटल एम और इस बुलेट का स्मॉल मास है स्मॉल एम। किसी किसी ने होल्ड कर रखा है। तो इनिशियली तो दोनों देखो सब कुछ रेस्ट पे है, जिस बॉडी को जिस बंदे ने होल्ड कर रखा है, आप बोलो गन की बात कर लो तो गन और गन को होल्ड करने वाला रेस्ट पर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस पूरे सिस्टम का अगर मैं लीनियर मोमेंटम इनिशियल निकालूं तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 0, ठीक है, प्लस स्मॉल एम इंटू 0। दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो आप बोलोगे दिस इज द लीनियर मोमेंटम इनिशियल। मैंने कहा आफ्टर यू जस्ट प्रेस द ट्रिगर और यू आर सेइंग दैट कि आफ्टर फायरिंग द गन, राइट, आप जो भी फायर करोगे तो दिस बुलेट विल मूव आउट विद वेलोसिटी u। ठीक है, और मैंने कहा मान लो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये गन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने कहा सर फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू यू, ये हो जाएगा। बट मैंने कहा सर इसमें पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो बाहर से कोई फोर्स लगा ही नहीं है। क्या कोई बाहर से फोर्स लगा है? तो बाहर से कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं। जो गन है, गन को होल्ड करने वाला, मैंने कहा गन का पार्ट माना हुआ है। मैंने पहले बता दे रहा हूँ, ये जो मास मैंने बोला है, ये गन और गन को होल्ड करने वाला सबका पूरा पूरा मिला के मास है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आपने बोला बाहर से कोई नहीं लगा रहा है, तो इंटरनल फोर्स है। अगर कोई फोर्स लगाया भी ट्रिगर पे, एक बहुत माइन्यूट सा फोर्स लगाया, वो भी किसने? मैंने लगाया ना, मैं ही तो होल्ड किया हूँ, मैं भी तो सिस्टम का पार्ट हूँ। पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो आप बोलोगे अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, क्योंकि सिंस F external is 0, तो आप बोलोगे लीनियर मोमेंटम हैज टू बी कांस्टेंट। तो आप बोलोगे कि सर P फाइनल शुड बी इक्वल टू P इनिशियल, यानी 0। ये कितना है? 0। तो आप यहां से इक्वेट कर दोगे m इंटू वी प्लस m इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप v निकालोगे तो v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस स्मॉल m बाय m इंटू यू। इसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इसका मतलब क्या है? अगर आपको बुलेट की वेलोसिटी पता है u है, कितनी है? बुलेट की अगर आपको वेलोसिटी पता है u है, तो आप बोलोगे गन की वेलोसिटी कितनी होगी? तो कितनी आएगी? माइनस स्मॉल m बाय m। स्मॉल m इज द मास ऑफ द बुलेट एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द गन और द पर्सन होल्डिंग, राइट, एंड u इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? एनीवन तो बता सकता है माइनस सर वो साइन क्या शो नेगेटिव कर रहा है? डायरेक्शन में है। वो सर सिर्फ उसकी ये बता वेलोसिटी रहा है कि सर जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी। अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो गन पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि मैंने तो अज्यूम किया था इसी डायरेक्शन में, है ना, मैंने तो पॉजिटिव मान के सॉल्व किया था। तो आप अपने आप पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, वेलोसिटी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग एज माइनस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। अब आप बोलोगे कि सर
इसका मतलब क्या होता है, गन भी पीछे की तरफ मूव करती है एंड अच्छी खासी वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है। बट इसकी गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से काफी कम होगी, बिकॉज आपने क्या बोला, यहाँ पे मास काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम इज मच ग्रेटर देन स्मॉल एम, ठीक है। अगर आप उस बंदे को भी इंक्लूड कर लो जिसने गन होल्ड कर रखी है, तो दिस मास इज मच मच ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। कभी गन की वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, बट स्टिल काफी ज्यादा होती है। जो बड़ी गन होती है उनको चलाने के लिए जब आप ऐसे फायर कर रहे होते हो, तो उनको बोला जाता है कि आपने शोल्डर से प्रेस करके रखो, बिकॉज वो वेलोसिटी से जब वो रिकॉइल होगी, तो ऐसा नहीं हो कि आपके शोल्डर और उसके बीच में गैप मिलेगा तो झटका रहेगा और ये शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। और जब आप शोल्डर को दबा के उसको प्रेस करके रखते हो, मतलब आपने अपने मास को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दिया उस गन के साथ। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, तो आपको झटका नहीं लगेगा, ठीक है। शोल्डर पे कभी भी झटका नहीं लगेगा। इसलिए कभी आपने जिस किसी ने फायर करते हुए देखा है या सुना है किसी के बारे में, तो हमेशा बोलते हैं जो बड़ी गन होती है उसको होल्ड करते टाइम आपने जो शोल्डर है उसको बहुत तेजी से उसको प्रेस करके रखते हो। तो जस्ट इंक्रीज दिस कैपिटल मास, यू वांट मोर एंड मास टू बी इंक्लूडेड विद द गन। जितना मास ज्यादा इस गन के सिस्टम में इंक्लूड होगा, उतनी ही रिकॉइल वेलोसिटी गन की कम होगी, ठीक है। तो दैट इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कोई दिक्कत, एनी डाउट्स? एक एप्लीकेशन है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मेरे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू दी थर्ड लॉ। अब ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, है ना। धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे तब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, जब भी होगा, शायद नेक्स्ट वीक होगा, तो उसका सिलेबस होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन कंबाइंड बोथ। सर हाँ जी पर बोलिए, क्या बोल रहे सर हैं? नेक्स्ट मंडे की हॉलीडे है। व्हाटएवर, जब भी टेस्ट होगा, मैंने बोला, मैंने नहीं बोला कि कब हो रहा है, मैंने कहा व्हेनेवर इट विल बी नेक्स्ट टेस्ट, सिलेबस ऑफ दैट टेस्ट विल बी द कंप्लीट मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, ओके व्हाटएवर सर। डे द नेक्स्ट टेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड लॉ। कितने लोगों को लगता है कि मुझे थर्ड लॉ अच्छे से आता है? एनीवन? क्या उसको बता सकता है कोई? The definition आता डेफिनेशन बता दो, जो आता है every वो बता दिया action करो। has an equal and opposite reaction. अच्छा, Sir, the और कोई action इसको and करेक्ट करना चाहता है? every action has an equal and opposite reaction where the action and reaction forces will act on two different bodies. वेरी गुड। चलिए देन, सानवी, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांत रहना, ठीक है। आपसे ही पूछेंगे, लेकिन लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू द पीपल। चलिए, मैंने कहा सर ये एक बॉडी है जिसका मास है, ठीक है। मान लो ये डस्टर है मेरा, ठीक है। ये डस्टर है जो कि मैं यहाँ पे छोड़ना चाह रहा हूँ हवा में। सबसे पहले तो आप ये बताओ, इस पे कोई फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल लगेगा कि फोर्स। नहीं लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जल्दी जल्दी बोलो प्लीज। Normal force भी लगे अरे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा ये बताओ। downwards. डाउनवर्ड। चलिए, ये हवा में, मान लो अभी अज्यूम करो ये हवा में एकदम ऐसे फ्री रखा हुआ है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? नीचे की तरफ mg। और कोई फोर्स लगेगा इस पे?
नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन लगाएगा बेटा? सर ग्राउंड लगाएगा ऑब्जेक्ट पे। ग्राउंड हवा में रखा, ग्राउंड का कॉन्टैक्ट ही नहीं है बेटा। अच्छा सर ठीक है, तो फिर और नहीं लगेगी अभी तो। मैंने कहा लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि सर आपको एक लग रहा है कि सर ये बॉडी पे एक्शन हो रहा है, तो इसका रिएक्शन कितना लगेगा इस बॉडी पे? नीचे। रिएक्शन, इसका रिएक्शन कितना लगेगा? अपवर्ड। अपवर्ड। कितना लगेगा? जितना ये उतना ही। यस सर। यस सर। सिलेक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं ना। चलो मैंने कहा ये बताओ क्या इस पे नेट फोर्स कितना है? सर 0। हाँ भाई, इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। 0। आप लोग नेट फोर्स है 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो ये बॉडी को अगर मैंने हवा में छोड़ा है तो ये बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी कि वहीं रह जाएगी? कैसा होना चाहिए? मूव नहीं करेगी सर, वहीं रह जाएगी। वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया मैं उम्मीद करता हूँ मैं उसी को यहाँ पे छोड़ दूं ऐसे हवा में। सर ये अपवर्ड फोर्स नहीं लगेगा। एक सेकेंड, कौन बोला ये? सर शर्मीन। शर्मीन, ये ऊपर फोर्स नहीं लेगा तो रिएक्शन कहाँ लगाऊं मैं? सर ये बॉक्स अर्थ को मतलब अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा ना, बट वो बहुत नेग्लिजिबल होगी फोर्स। वेट वेट, मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, इसका रिएक्शन कहाँ लगाऊं? सर वो सर इसका जो रिएक्शन है वो तो लगेगा ही नहीं। एक सेकंड, एक एक करके बेटा, एक एक करके। हाँ, कौन बोलना चाह रहा है? सर अनस हाँ, सर इसका रिएक्शन ये बॉडी अर्थ पे लगाएगी रिएक्शन। अर्थ पे लगाएगी। अनस आपके पास आते हैं। शुभम क्या बोल रहे हो? सर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट थोड़ा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हाँ, जैसे कि अगर ये ग्राउंड पे होती तो अगर ये ग्राउंड पे mg फोर्स लगा रही है तो ग्राउंड इसके ऊपर ग्राउंड पे लगाएगा। है ही नहीं, मैं तो हवा सर में यहाँ बात पे कर रहा हूँ। ग्राउंड की बात यहाँ बात पे करें। नहीं लगेगी ऊपर वाली फोर्स जो आपने लगाई ऊपर है। वाली तो फिर रिएक्शन कहाँ लगेगी? सर इसमें लगेगी ही नहीं रिएक्शन। अरे every action has equal and opposite reaction। फिर लगेगी सर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। एक एक करके बेटा, एक एक करके। हाँ हाँ शिव बोलो, शिव क्या बोल रहे हैं? आप जब बोल रहे हो बोलो तो सब चुप हो गए। सर मैं बोलूं? कौन? शर्मीन बोल रहे हैं? यस सर। ये सर एक फोर्स अर्थ लगाएगी बॉक्स पे और एक फोर्स बॉक्स लगाएगा अर्थ पे। शर्मीन मुझे अभी आपकी बात नहीं सुननी, बंद कर लो अपने आप को। हाँ शिवम। सर फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। हाँ शिवम चलो तुम बोलो। सर रिएक्शन अगर लगवाना है तो उसके लिए फिजिकल कांटेक्ट इसका किसी के साथ तो होना चाहिए, जब तो रिएक्शन होगा। ये किसने बोला यार? ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कहाँ लिखा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड इट हैज टू बी फिजिकल कांटेक्ट? कहीं लिखा था? सर मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है ना, मैं क्या समझाऊं। नहीं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो लगाओ कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट को ढूंढो। फिर मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इसका रिएक्शन चाहिए। सर हवा में इसके ऊपर रिएक्शन नहीं लगेगा, ये जो ऊपर वाली फोर्स है mg नहीं लगेगी। तो फिर रिएक्शन लगेगा कहाँ? न्यूटन अंकल को फेल कर दोगे क्या? सर मैं बोलूं? सर ग्राउंड पे ब्लॉक की तरफ लगेगा। एक सेकंड, शिवम अग्रवाल क्या बोलना चाह रहे हैं? शिवम की बात सुनते हैं पहले। शिवम अग्रवाल। सर ग्राउंड से ब्लॉक की तरफ लगेगा, अब जस्ट डायरेक्शन में नहीं लगेगा। ग्राउंड पे क्यों लगेगा बेटा? सर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्राउंड पे फोर्स लगेगा, ग्राउंड ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फोन ग्राउंड ने नहीं लगाया है, पहले बता दूं मैं आपको। ग्राउंड से तो मैं टच में ही नहीं हूँ। तो जो फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो आपकी बात थोड़ी सही है, पार्शियली गलत है। हाँ विशाल। सर जो ग्राउंड है वो mg फोर्स लगाएगा इस ऑब्जेक्ट पे, और ये ऑब्जेक्ट भी mg फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, लेकिन जस्ट बिकॉज ग्राउंड का मास ज्यादा है इसलिए वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इसका मास ज्यादा नहीं है।
मुझे क्या मतलब मास कम है मास ज्यादा है, मुझे तो इसका रिएक्शन फोर्स बताओ कहाँ है। इतनी बड़ी लैंग्वेज जो तुम बोल रहे हो कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ये बता दो इसका मैं यहाँ mg फोर्स नहीं लगाऊं तो किधर लगाऊं, ये रिएक्शन कहाँ लेके चला जाऊं। सर वो नीचे की तरफ देंगे वो फोर्स। कृष्णा क्या सर बोल रहे हो? डाउनवर्ड। एक करके बेटा, कृष्णा क्या बोल रहे हो? सर सर ग्राउंड ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई सर बॉक्स पे, और बॉक्स नीचे की तरफ फोर्स, मतलब बॉक्स फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, नीचे की तरफ लगेगी वो mg फोर्स। ग्राउंड ने ऊपर की तरफ लगाया बॉक्स पे फोर्स, सर ऐसा बोल रहे हो? मतलब सर वो जो आपने ऊपर लगा रखी है ना mg फोर्स, वो नीचे की तरफ आएगी। ये फोर्स एक और नीचे लगा दूं? सर मतलब वो नीचे ही होगा। सर क्या क्या एक सेकंड, आप अर्थ बॉक्स को नीचे की तरफ खींचेगी। वेट कृष्णा, मुझे आपकी Yes, sir. लैंग्वेज नहीं क्लियर हुई, आप क्या बोलना चाह रहे हो? आपने ऊपर सर एक बोला, मिनट नीचे में, बोला, क्या बोला? सर 1 मिनट में बता रहा हूँ क्लियर करके। चलो पॉज मार लो। हाँ इशिका, इशिका अरे तुम लोग कहाँ चले जाते हो यार, जब तुमको बोलते हो बोलने को तो गायब हो जाते हो यार। सर मैं बोल रही थी अर्थ बॉक्स को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगी और बॉक्स बॉक्स आगे, इशिका आ पाएगी अपने ज्यादा मास योर की वॉइस वजह इज नॉट ऑडिबल। वहां पे अटक गए कि अर्थ बॉक्स को नीचे की तरफ खींचेगी एंड बॉक्स, एंड उसके बाद आपकी कोई आवाज नहीं आई मेरे पास। से। सर अर्थ बॉक्स को नीचे की तरफ खींचेगी और बॉक्स अर्थ को अपनी तो मतलब ये mg लगाऊं कि नहीं लगाऊं? इशिका आई थिंक इशिका आपके नेटवर्क इशू आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। कुछ लोगों को आंसर्स कुछ पता है, कुछ लोगों को एकदम क्लियरिटी के साथ पता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि ये सर क्या कर दिया। अगर कुछ लोग स्टार्टिंग में नहीं बोले जो चीज करेक्ट थी तो शायद आप यहाँ पे उलझ जाओगे आप, मैक्सिमम लोग, क्योंकि आपको पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लकीली किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में ही कोई एक लाइन बोल दी थी और बस वहीं पे आप लोगों ने सोचना चालू कर दिया, फिर भी पूरी तरीके से सब लोग नहीं सोच पा रहे। क्योंकि हमने जो क्लास अभी 9th में अभी तक पढ़ा है वो यही पढ़ा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट्स इट। इसके अलावा हमको आगे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो जो थर्ड लॉ है उसके आप बात करें तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मेरा एक आंसर देना कि सपोज दैट एक यहाँ पे ए बंदा है और ये बी बंदा है। बी ने आके ए को थप्पड़ मारा जोर से, बी ने ए को आगे थप्पड़ मारा जोर से, मतलब बी ने एक्शन किया। आप क्या बोलते हो कि रिएक्शन कहाँ होगा? क्या ए अपने दूसरे गाल पे थप्पड़ मार लेगा दूसरे गाल पे? हाथ पे होगा सर। अरे तेरे को कोई थप्पड़ आके मारेगा तो क्या करेगा? सर मुंह पे होगा, फेस पे होगा सर। ऐसे बोलेगा? सर जो रिएक्शन होगा वो तो उसके हाथ पर होगा ना। सर ए बी को मारेगा हाथ में थप्पड़। थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस बुला कर यार, थोड़ा कॉमन सेंस है ना। मैं ये नहीं एग्जैक्टली उसकी तरह सोचो। शिव या तुम लोग, आपको कोई थप्पड़ आके मारेगा, आप क्या बोले? तेरे हाथ पे भी लगी, तेरे हाथ पे भी लगी, ऐसे बोलेगा? सर उसके हाथ पे फोर्स थोड़ी कम मतलब जितना लगेगा, क्या समझाऊं मैं। सर उसको भी जाके मारेंगे हम। दैट इज रिएक्शन राइट। अगर बी ने ए को थप्पड़ मारा है तो ए विल अगेन गिव द रिएक्शन और बी के गाल पे थप्पड़ मारेगा, दैट इज द रिएक्शन। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि सर दोनों थप्पड़ एक ही बॉडी पे नहीं पड़ने, जिसने थप्पड़ मारा है उस पे जाके रिएक्शन होगा। तो ये जो फोर्स है ये थप्पड़ है, ये किसने मारा? ये वाला फोर्स किसने मारा? सर ग्राउंड। सर अगर बी ने ए को हिट करा ही नहीं तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। क्या हो गया बेटा? सर अगर बी ने ए को मारा ही नहीं तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। बी ने ए को मारा ही नहीं तो, अरे तो अभी तो मारेंगे नहीं तो फिर तो जब एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन क्यों होगा भाई? सर पहले ए ने बी को मारा, फिर बी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मतलब उसे मारा नहीं तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, बस एक्शन हुआ है। बट एवरी एक्शन, अच्छा भाई मतलब तुम कह रहे हो कि वो ए आए मार पी के चला जाए बी को, बी को चुपचाप बैठा रहेगा? यस सर। वाओ वेरी गुड। सर ऐसा हो भी तो सकता है। क्या ऐसा हो भी तो सकता है। पहली क्या चीज, सर?
नहीं हो सकता भाई। मैं अभी तेरे को आके थप्पड़ मार जाऊं, कोई बच्चे चलो यहाँ पे आके अगर तेरे को कोई दूसरा बंदा मार जाए तो तू चुपचाप बैठा रहेगा? ईमानदारी से बोलना। नो सर। तू खुद बोल रहा है नो सर, वो बोलता है तो हो सकता है। सर अगर वो उससे गुस्सा ना आए, मतलब कोई हो रिएक्शन गया? ना करे फिर। सर कोई अगर गुस्सा ना आए, कोई रिएक्शन ना करे, कोई एल्डर आके मार सके तो एल्डर को तो थप्पड़ नहीं मारेगा ना वो। मर जा तू, वही मर जा बेटा। हम पढ़ रहे हैं फोर्स, है ना? मैंने अगर कोई एग्जांपल बनाया है तो उस एग्जांपल को उस फोर्स से कंपेयर करने के ये सिचुएशन नहीं बताए सर। 4 उंगलियां छपी हैं तो मैं 4 से ही मारूंगा, है ना? मैंने सर गाल पे राइट पे मारा है तो मैं उसके राइट पे ही मारूंगा। आवाज उतनी आनी चाहिए। भाई साहब कॉमन सेंस लगाओ यार। मैं किसी चीज को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बोलोगे नहीं सर बोल मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं तो सर उसको लात मारूंगा। यहाँ पे बात हो रही है कि सर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स किसने मारा? mg। अर्थ ने ऑब्जेक्ट को। अर्थ ने अर्थ ने। ऑब्जेक्ट को। तो भाई साहब अर्थ ने अगर इसको मारा है तो ये किसको मारेगी वापस पलट के? अर्थ को। अर्थ को। तो भाई साहब ये जो mg है रिएक्शन, ये इसके अपने ऊपर थोड़ी ना मार लेगा ये, है ना? प्रियांशु का कोई भरोसा नहीं। प्रियांशु बोला सर हो सकता है सामने वाले ने मारा है एक गाल पे, मैं दूसरा गाल कर दूंगा और अपने गाल पे दूसरा मार लूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। फोर्स में नहीं होगी, है ना भाई साहब? आप बोलोगे सर ये अर्थ ने अगर mg मारा है तो ये mg का रिएक्शन अर्थ पे लगेगा, mg ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है, अब यहाँ पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड्स एंड दैट इज द नॉर्मल केस, दैट जनरली हैपेंस। अच्छा सर, इसलिए आपने अर्थ ड्रॉ नहीं किया था पहले? मैं क्यों ड्रॉ करूं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मैं ड्रॉ कर दूंगा। सर फिर ये आप आपने सोचोगे वेरी फर्स्ट डे वाली क्लास में भी ये एग्जाम्पल आई नो समझाया था वैसे। ये कुछ बच्चे बोल भी पा रहे थे, मुझे याद है बेटा, ठीक है, आई रिमेम्बर दैट। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, तो अब आप इसका स्टेटमेंट लो जल्दी से फटाक से। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपको लिखना है, वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हो कि काफी वेग सा स्टेटमेंट है। इसकी प्रॉपर अगर मैं डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में, समझने वाली लैंग्वेज में लिखूंगा तो लिखूंगी इफ अ बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स ऑन बॉडी बी। क्विकली लिखें इसको। If a body A applies a force on body B, प्रियांशु से किसी की झगड़ा हो, प्रियांशु से जाके झगड़ा कर ले। प्रियांशु बहुत सीधा बच्चा है, उसको गुस्सा नहीं आएगा और किसी को पलट के जवाब भी नहीं देगा। सर अब समझ में आ गया। ठीक है, अरे आप अगर फिजिकली किसी से कंपेयर करते हो, कोई एग्जांपल देने की कोशिश करते हो, तो लिटरली नहीं आप उसको कंपेयर कर सकते हो यार। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट? मैं अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ट्रक है और वो स्पीड से जा रहा है और एक कार है वो स्लो जा रही है, आप बोलोगे सर कार तेज जा सकती है, जाने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, बट एक कंपैरिजन करते हैं तो अपन जो चीज समझाने की कोशिश करते हैं उसकी बात करें। क्या चलो चलो मैं क्या बोल रहा था बताना भाई। इफ अ बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स ऑन बॉडी बी, देन an equal and opposite force, then an equal and opposite force will be applied by a body B on A, then an equal and opposite force will be applied by a body B on A। ये है बेसिकली आप कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में statement of the Newton's third law of motion. If a body applies a force on body B, then body B will also apply an equal and opposite force on body B A। Agree? तो body A और B बहुत clearly आपने इनको distinguish करना है। तो आप इसमें छोटे-छोटे पॉइंट के फॉर्म में डाल सकते हो कि it means action and reaction act on two different bodies। सबसे पहला इसको तो हाईलाइट कर लेना कि एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन तो कभी होंगे ही नहीं। The action and reaction will occur on two different bodies। Next,
एक्शन रिएक्शन हैपन साइमल्टेनियसली। कोई भी एक्शन पहले हो रहा है कि रिएक्शन पहले हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले किसने फोर्स लगाया, यू विल नॉट कम टू नो दैट, दे विल हैपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, आप किसी को भी एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, राइट। अर्थ ने बॉडी पे लगाया, बॉडी ने अर्थ पे लगाया, साइमल्टेनियसली लगाया, किसी को भी एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे एक्शन एंड रिएक्शन हैपन साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट लिख लो, action and reaction will always be of same nature. The action and reaction will always be of same nature. What does it mean, same nature? It means अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है एक्शन में तो रिएक्शन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शन फोर्स ही होगा। समझ आ रहा है? तो आप बोलोगे हमेशा सेम नेचर के होंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो आप बोलोगे रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगा। ऐसा मत कर देना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ढूंढने लगो। ठीक है, हमेशा सेम टाइप के फोर्स एक दूसरे पे लगते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। दैट इज थर्ड लॉ। तो दीज आर बेसिकली 3 लॉज ऑफ न्यूटन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हमें इस चैप्टर की अगर देखा है तो थ्योरी इज ऑलमोस्ट डन। अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ढेर सारी 2-3 दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वहीं से छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमें क्या क्या चीजें करनी होती है। उसमें आप बोलोगे सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें। चलो फोर्सेस से पहले हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम बोलेंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। आप बोलोगे कि सर जब मैंने, अच्छा कई लोगों के दिमाग में एक चीज ये रहती है कि नॉर्मल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ mg। तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल फोर्स एक अलग फोर्स है और mg इज अलग फोर्स है। नॉर्मल फोर्स वो सरफेस जिसके टच में होता है वो लगाता है और mg अर्थ लगाती है। ठीक है, तो कई बार आपकी नॉर्मल और mg की वैल्यू सेम आ जाए तो इससे ये मत समझना कि भाई साहब वो दोनों एक ही चीज है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि सर कई बार मेरे मार्क्स किसी और के मार्क्स से बराबर आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम दोनों एक ही लोग है ना। तो सेम फॉर कि अगर n और mg की वैल्यू अगर बराबर आ जाए मैग्नीट्यूड वाइज, दैट डजंट मीन कि एक्शन और रिएक्शन है। ठीक है, और हमेशा n की वैल्यू mg के बराबर आएगी भी नहीं, इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ। चलिए, मैंने कहा सर अगर एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इस ब्लॉक को मैंने इधर की तरफ खींचना चालू किया, फोर्स लगाया इधर की तरफ, ये फ्रिक्शनलेस फोर्स, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब आगे से याद रखना, जब तक मैं बोलूं नहीं फ्रिक्शन है तब तक आप मान के चलोगे मैं फ्रिक्शनलेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है। मैंने कहा सर इस पे लगने वाले मुझे सारे फोर्सेस अगर आप बताओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी बहुत छोटी बॉडीज हैं, हम इनको पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। भले ही आप कार बोल दो है ना, आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर बोल दो, मैं कहूंगा सर बहुत छोटी बॉडी है। बोनट पे फोर्स लगा रहे हो कि सर इसके व्हील पे फोर्स लगा रहे हो, सर ये इतनी छोटी बॉडी है कि कुछ नहीं, हमें तो एक पॉइंट की तरह दिखना ही है, हम इनको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, मैंने कहा सर ये बॉडीज, इनकी जो डायमेंशन है, फोर्सेज हैं, उनके कंपैरिजन में इतनी छोटी है कि हम इन बॉडी को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। इट मींस ये जो फोर्स लग रहा है, हम ये नहीं कह सकते सर ये इसके बोनट पे लग रहा है, व्हील पे लग रहा है, टायर पे लग रहा है, सीट पे लग रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत छोटी बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप तो बोलोगे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे लग रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत छोटे हैं मेरे लिए ये। अभी तक हम जितनी भी बॉडीज की बात करेंगे सब बहुत छोटी बॉडीज हैं, इनको हम पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप बोलोगे इस पे लगने वाला फोर्स, आप लोग इस पे लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ कर दो, जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे। मैंने कहा था देखो एक नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं वेट mg, दूसरा फोर्स लग रहा होगा ये F,
एंड तीसरा फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा ये। इसके अलावा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अभी नॉर्मल फोर्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे ये 3 फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे होंगे, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी, है ना। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए किस बॉडी की बात करें तो हम भले ही ड्रॉ ऐसे कर लें, लेकिन आप ट्रीट ऐसे करोगे जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। देखो सारे फोर्सेस एक ही जगह पे लगाते हुए दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये बॉडी मेरे लिए बहुत छोटी है। भले ही मैं कार बोलूं, लेकिन आप इसको पॉइंट की तरह देखना रहे, ये तो पॉइंट है, ठीक है। हम बहुत छोटी बॉडीज की बात करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ये मान लो। यानी सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रहे होंगे हमेशा। पहली चीज, ये बॉडी भी कहीं फोर्स लगा रही होगी, कहीं पे भी लगा रही हो बॉडी फोर्स, मुझे उससे मतलब नहीं। जब मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस की बात करूंगा। ये बॉडी किस पे कितना फोर्स लगा रही है मुझे उससे मतलब नहीं होगा। I think this is very clear free body diagram. Free body diagram is basically the representation of all the forces acting on our body. इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस जितने भी लग रहे थे, सारे के सारे फोर्सेस मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, and that is called the free body diagram of this body. Is it clear? Any doubt? समझ में आया? चलिए, I hope this is very clear. Now we will talk about some different types of forces. कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमको फेस करने हैं। मैंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे वेट की। किसकी बात करेंगे? वेट। हाँ भाई साहब, मुझे कोई बताएगा अपना वेट, कोई एग्जांपल के तौर पर अपना वेट बताएगा? एनीवन? प्रियांशु, प्रियांशु वेट कितना तेरा? अरे चला गया कहीं, चुप गया ये। कृष्णा वेट कितना है? सर 60 kg या 600 न्यूटन। अरे क्या बोला है, चाचा ने आंसर देगा क्या? सर वेट के हिसाब से न्यूटन में बताया और मास के हिसाब से केजी में। मैंने तो मास पूछा ही नहीं, मैंने बोला तो अपना नाम बता। सर मेरा नाम ये, मेरी गर्लफ्रेंड का ये, उसकी मम्मी का पापा का नाम ये, सब बताया क्या? सर 600 न्यूटन। That's it. मैं तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि सर वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ या ग्रेविटी। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी और द अर्थ, उसको हम बोलते हैं वेट, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट हैज टू बी मेजर्ड इन न्यूटन। भाई साहब फोर्स की बात कर रहे हैं तो न्यूटन में आंसर आएगा, ऑब्वियस की बात है ये चीज। सेकंड, टेंशन। ये कहाँ लग, अगर आपकी कोई स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब जानते हो रोप, अगर कोई रोप को आप खींच लो, स्ट्रेच कर दो, ठीक है, जैसे ये एक रोप, आपने इस रोप के दो एंड पकड़ के एक इधर से खींच रहे हो और मान लो इस एंड को, या आप बोल दो दोनों साइड से खींच रहे हो, एंड से खींच रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? जब भी आप रोप को खींचोगे और रोप खींची हुई होगी तो बेसिकली सर वो बीच का समझ में नहीं आया, अभी आपने क्या बोला? स्किन थोड़ी ब्लर सी हो गई थी। क्या, कौन सी बात पर क्या बोला? सर टेंशन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ, मैंने बोला कि ये एक स्ट्रिंग है, ये रोप है, इस रोप को आप दोनों तरफ से खींच रहे हो, आपने टाइट कर रखा है, बहुत तेजी से खींच रखा है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि सर ये रोप को आप बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो रोप आप पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। आप रोप को बाहर खींचोगे तो रोप आप पर एक फोर्स लगाएगी, उसको हम बोलते हैं टेंशन। आप बोलोगे कि सर ये वाले पॉइंट को आपने पकड़ रखा है, खींचा है, तो आपके हाथ पे भी एक फोर्स लग रहा होगा जिसको आप बोलोगे टेंशन। सिमिलरली आप बोलोगे इधर इधर एक फोर्स लग रहा है तो आप बोलोगे इधर भी एक फोर्स लगेगा, टेंशन।
दिस टेंशन इज टू द ऑपोजिट ऑफ दिस फोर्स। जो स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, है ना। तो टेंशन इज द फोर्स एक्टिवेटेड बाय द स्ट्रिंग, है ना। और स्ट्रिंग में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे लगाएगा, या फिर जिस पॉइंट को अगर आपने पकड़ रखा है तो ये आप पे लगाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। ये कहाँ पे लगेगा? जब भी एक रोप स्ट्रेच होगा उसमें आप लगाएगा टेंशन। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, हम जो बोलते हैं अगर स्प्रिंग को हम मासलेस मानते हैं, इफ स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग मासलेस है और इस स्प्रिंग में बीच में कहीं कोई मास आया भी नहीं है, तो ही हम बात कर रहे हैं, मतलब पूरी ओवरऑल इसमें और कोई मास नहीं है, तो आप बोलोगे टेंशन सेम होती है थ्रू आउट स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग में आप किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंशन निकाल लो, इस पॉइंट पे टेंशन निकाल लो, इस पॉइंट पे टेंशन निकालो, किसी भी पॉइंट पे आप टेंशन निकालने जाओगे उसकी वैल्यू कैसे रहेगी? सेम, अमाउंट वाइज कैसे रहेगी? सेम, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है, जब भी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे उसको बोलते हैं टेंशन। मैंने एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो वो कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली बात है जब भी आप स्प्रिंग पे लगाओगे। मैंने कहा स्प्रिंग जानते हो ना, स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमने देखी है, ये एक स्प्रिंग है, ये नेचुरल है, इसकी ये नेचुरल लेंथ है, अभी ना इसको आपने कंप्रेस किया ना खींचा है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब समहाउ अगर आप इसको क्या करोगे? स्ट्रेच करोगे, खींच के स्ट्रेच करोगे, मान लो ये आपने फोर्स लगा के स्ट्रेच किया हुआ है, अगर आपने इसको खींचा है, मान लो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ से कितना आगे खींच दिया x, अगर आपने स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा है तो स्प्रिंग आपके उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, फोर्स ये वाला बाहर लगा रहे हो आप, तो आप बोलोगे स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू होगी k इंटू एक्स। के क्या होता है सर? इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो कि स्प्रिंग का मटेरियल पर डिपेंड करता है और ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो देखिए अगर आपने इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाया है तो ये आप पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x, वेयर x इज द एक्सटेंशन। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अगर आपने इसको कंप्रेस कर दिया, आपने इधर की तरफ फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर दिया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, आपने बोला कि सर कंप्रेस कर दिया इसको x से, अंदर की तरफ आपने धक्का दिया, तो आप बोलोगे ये आपने बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी और उसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना होगा? F स्प्रिंग फोर्स का, दैट इज कॉल्ड kx, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो माइनस ऑफ kx। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? देखिए अगर x बाहर की तरफ है, किस जो बाहर वाला पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ x डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, the spring force is in this direction, opposite of this displacement। अगर x को आपने कंप्रेस किया है, मतलब x जो ये बाहर वाला पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में x है, the spring force is acting in the opposite direction of x। तो अगर वेक्टर ही लिया आप ऐसा लिख सकते हो, F spring force is equal to minus of kx, माइनस साइन सो दैट कि x डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का किसी डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट लग रहा होगा, ठीक है। दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, ठीक है। ये दोनों साइड में लगता है, ये केवल और केवल कंप्रेशन में लगता है, तो सॉरी स्ट्रेच स्प्रिंग में लगेगा जो आपने इसको खींचा होता है। कंप्रेस तो कर नहीं सकते आप रोप को, ठीक है, तो कंप्रेशन नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं होगी। एनी डाउट? चलिए देन एक फोर्स होता है जिसका हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। सर हाँ जी बेटा। सर आपने बोला स्प्रिंग मासलेस होगी, तो सर क्या सारे क्वेश्चंस में स्प्रिंग हमारी मासलेस होगी? मैंने ऐसा नहीं बोला। नहीं, अगर मासलेस नहीं होगी तो फिर कैसे होगा क्वेश्चन? मतलब उसमें क्या क्या करेंगे? अब होगा तब देखा जाएगा, मैंने तो अभी क्वेश्चन कराई भी नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ फोर्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर मास होगा तो हो सकता है टेंशन अलग होगा अलग पॉइंट पे। अच्छा, तो फिर टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा उसमें? बिल्कुल। अच्छा सर, ठीक है। जब मैंने बोला कि मास नहीं है तो टेंशन सेम है हर जगह पे, इसका मतलब क्या है कि अगर मास होगा तो टेंशन अलग हो सकता है, यही तो मतलब हुआ सर। हाँ
सर जो स्प्रिंग फोर्स था उसमें के किस लिए था, मतलब के का मतलब क्या है उसमें? ये वहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कराता है जो कि उस स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करता है और उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो आपको पता होता है कि यार इस स्प्रिंग का के कांस्टेंट क्या है। ओके सर। ठीक है, वो आपको पता होता है। चलिए, मैंने कहा जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, जब भी कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, मैंने कहा मान लो ये एक बॉडी है और ये ग्राउंड है, ये दो सरफेस है, जब भी कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, जैसे यहाँ पे ये देखो ये वाला सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, दो सरफेस है ना, whenever two surfaces come in contact they apply a force on each other that is called contact force। ठीक है, तो वो क्या अप्लाई करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको हम बोलेंगे जब भी दो फोर्सेस एक दूसरे को धक्का देंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है, यानी कांटेक्ट में आएंगे, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि सर ये एक रफ सरफेस है, रफ है मतलब फ्रिक्शन भी होगा। आपने बोला जब ये दोनों कांटेक्ट में आए, ठीक है, मैंने कहा इस बॉडी को आपने इधर की तरफ खींचा, किसी फोर्स से खींचा होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में आए इनके बीच में एक फोर्स रहेगा, वो जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वो शायद इधर की तरफ लग रहा होगा, इसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। आप बोलोगे इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और एक सरफेस के अलोंग होता है। ये है कांटेक्ट सरफेस। देखो, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और जो कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो आप क्या बोलोगे, कांटेक्ट सरफेस जो कांटेक्ट फोर्स इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, वन इज कॉल्ड नॉर्मल एंड अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब इसके लिए आप अभी यहीं पे तुरंत लिख लो, व्हाट इज नॉर्मल। Normal is the component of the contact force perpendicular to the contact surfaces। ये जो सरफेसेस जो है, दो सरफेस कांटेक्ट में आए हैं, इनके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, उनके जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा वो वाला कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स का आप बोलोगे, उसको बोलोगे नॉर्मल। अपनी लैंग्वेज में लिख जरूर लेना बेटा, यहाँ पे भूल जाओगे। एंड द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द कांटेक्ट सरफेसेस, कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, ये कांटेक्ट सरफेसेस हैं, इन सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगेगा, इन सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगेगा उसको आप बोलोगे फ्रिक्शन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कांटेक्ट फोर्स होगा। समझ में आया? नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दो अलग अलग फोर्स नहीं है, ये एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट है। दैट फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर इन पे एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, उस कांटेक्ट फोर्स को आप दो वेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, दो कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर सकते हो। एक वो कंपोनेंट जो इन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और एक वो कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लगेगा, along the contact surface। ठीक है, so the one is called normal and the other is called friction। I hope this is very clear। सर हाँ सर सर सरफेस हमें हमेशा रफ ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सर जब रफ नहीं होगा तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एक्ट नहीं होगा ना? तो फिर केवल कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल बराबर होगा। ओके सर, यही पूछ। एक फोर्स ऐसा तो ना किसी के दो कंपोनेंट, तो दोनों कंपोनेंट की वैल्यू होनी चाहिए, एक कंपोनेंट जीरो भी हो सकता है। यस सर। चलिए, so this is called contact force। so these are some different types of force that we are going to face। ठीक है, तो मैंने उनको बीच बीच में थोड़ा सा रफली एक आइडिया दिया कि ये फोर्सेस होते कैसे हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या वो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व मत करना, बोर्ड में तो मार्क्स काट ही देते हैं, और बाकी मैं बता रहा हूँ कंपटीशन में आप अगर बिना डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आते हुए क्वेश्चन गलत करके आएंगे, इस बात की गारंटी है, गारंटी लिख के दे दो। मैं हर क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, प्रॉपर्ली उसी तरीके से सॉल्व करूंगा, और आप हर क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करोगे और डायग्राम वगैरह बनाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करोगे, और फिर बोलोगे सर क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, मैं कितना भी कुछ भी बोल दूं। चलिए, मैंने कहा अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ स्टेप है। पहला आप क्या करोगे कि सर
किसी भी बॉडी को सेलेक्ट करके ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। पहला स्टेप देखो क्या है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम। किसी एक ऑब्जेक्ट का भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जिसको हम बोलेंगे सिस्टम, उसका भी आप एफबीडी बना सकते हो। सिस्टम में एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सर जब भी आप सिस्टम के अंदर कई सारी बॉडीज लोगे, कई सारे ऑब्जेक्ट लोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स inside the system must be same, must be same। अगर आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम में कंबाइन करके आप फीड कर रहे हो, तो ध्यान रखना उस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम, तभी आप उसको एक सिस्टम में अंदर फीड कर सकते हो, अदरवाइज आप फीड नहीं कर सकते हो। मैंने कहा 2 3 4 ब्लॉक हैं, आप चाहते हो मैं चारों ब्लॉक का कंबाइन करके एफबीडी बनाऊं, बना सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सर चारों ब्लॉक का एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम। पहले से श्योर हो कि इन सब का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा, देन ओनली यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक सिस्टम सेलेक्ट करना है और उसका एफबीडी बनाना है। सेकंड स्टेप, डिसाइड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिसाइड अ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलो, डिसाइड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बोलो। आप उस एफबीडी में कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड करोगे, है ना। एफबीडी के बाद एक्स एक्सिस किधर होगा, वाई एक्सिस किधर होगा, जेड एक्सिस किधर होगा, हमें खैर 2D की ज्यादा की बात नहीं होती। इस एक्सिस को ध्यान रखते समय हमें है कि यानी एवरी वन एक्सिस must be in the direction of, must be along the net acceleration of। हमेशा ध्यान रखना एक एक्सिस हम हमेशा एक एक्सिस ऐसे लेते हैं कि सर उस सिस्टम का या उस बॉडी का जिसका आपने एफबीडी बनाया है, उसके जब भी हम एक्सेस लेंगे तो एक एक्सेस, कोई ना कोई एक एक्सेस आपकी नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो आप बोले एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस आपकी एक हॉरिजॉन्टल जरूर होनी चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए तो आपने कहा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेस। अगर आप बोलते नहीं सर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है सिर्फ, तो आप बोलोगे आपकी एक एक्सेस मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। इस तरीके से आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करोगे कि सर कोई ना कोई एक एक्सेस आपकी एक्सेस जो नेट एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलाउ होनी चाहिए। थर्ड, अप्लाई सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। हमने कहा हम जो अब बात करने वाले हैं ना, ये जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, उनमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका मास कैसा है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हम जितनी भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने वाले हैं हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनका मास कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट। तो आप क्या बोल लो कि सपोज दैट, इसका मतलब क्या हो कि अगर मान लो कि ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है x1, एक इधर लग रहा है x2, एक इधर लग रहा है x3 एंड सो ऑन, और आप बोलोगे कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी इस तरह की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो आप क्या बोलोगे सर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, आप ऐसा भी कह सकते हो। रिजल्टेंट दो ही फोर्स है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद करो सेकंड लॉ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप अगर इस डायरेक्शन को देखो, आपने बोला एफबीडी बना लो, सर बना लिया, इधर 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 एनजी, इधर आप बोलोगे नॉर्मल, इधर x1 और इधर x2, यही है, these are all the forces। मैंने कहा एक्स एक्सिस ले लो, आपने बोला सर देखो एक्स एक्सिस इधर की तरफ मान ली और वाई एक्सिस इधर की तरफ मान ली, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया। अब आप क्या लगा सकते हो, आप लगाओगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैसे लगाते हो कि सिग्मा एफ should be equal to mass into acceleration। नेट फोर्स सिग्मा एफ का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज सेकंड लॉ, ये होता है ना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप चाहो तो रिजल्टेंट के फॉर्म में, मैं कहता हूं हमेशा इनको ब्रेक करके लगा लेते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इज
is equal to mass into acceleration in the x direction. Sigma Fy is equal to mass into acceleration into y direction. x डायरेक्शन के सारे फोर्सेस के कंपोनेंट निकाल लो, उनका रिजल्टेंट ले लो, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन. ऐसे y डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट्स ले लो एंड दैट विल बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन. ये तीन स्टेप आपको हमेशा सॉल्व करने पड़ेंगे जब भी आपकी प्रॉब्लम होगी. इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो कुछ एक दो न्यूमेरिकल से अपन आपकी में अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं. चलिए भाई, नहीं डाउट? सर ये एम जी और नॉर्मल हमेशा अपोजिट होंगे, ये जरूरी नहीं है ना? डिड आई से दैट? नो सर. तो नहीं होंगे. ओके. चलिए, और कुछ? हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है, ये जो मास आता है m इंटू ए, ये मास किसका है यार? जिस बॉडी या सिस्टम की आप एबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, जिस बॉडी या सिस्टम पे नेट फोर्स निकाल रहे हो उसी बॉडी का मास आएगा. ठीक है, चलिए यार. मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन, ये 10 kg का मास एक स्मूथ सरफेस पर रखा होगा, इसको यहाँ से एक आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा दो, एक्सेलरेशन बता दो इसका कितना होगा. तो आप बोले एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इधर लगा दो तो इधर ही होगा, है ना. इस एक्सेलरेशन ये टू फाइंड. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ये फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा 10 इंटू जी, ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड. अब देखो ये सरफेस है, यहाँ पे मान लो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये ऊपर ब्लॉक का सरफेस है और नीचे ग्राउंड है. तो देखिए जो ग्राउंड है वो इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ग्राउंड पे नीचे की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल. ठीक है, ये ग्राउंड ब्लॉक को ऊपर की तरफ, देखो ग्राउंड और अर्थ दो अलग अलग चीजें हैं. ग्राउंड और अर्थ दो अलग अलग चीजें हैं, राइट. अर्थ एज अ होल जिसकी हम बात करते हैं, ग्राउंड वो कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे वो सरफेस पे कॉन्टैक्ट में है, दो अलग अलग चीजें, इनको मिक्स मत करना कभी. तो आप बोलोगे कि ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, हाँ सर. ऐसे ही आप बोलोगे कि सर ये ब्लॉक ग्राउंड पे नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, बट मुझे उससे मतलब नहीं कि ब्लॉक ग्राउंड पे किधर लगा रहा है, मैं तो एफबीडी बना रहा हूँ ग्राउंड का, तो मुझे तो सॉरी ब्लॉक का. तो आप बोलोगे कि जब ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हो तो ब्लॉक पे फोर्स दिखाओगे, ग्राउंड का एफबीडी बना रहे हो तो ग्राउंड पे लगने वाले सारे फोर्स दिखाते हैं. तो मैंने कहा देखो, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इसकी अगर जी की वैल्यू 10 ले रहे तो ये 100 न्यूटन हो गया. यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने कहा सर ये देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हाँ सर. एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन डायरेक्शन में आ गया, हाँ सर. मैंने कहा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन. सर एक्स डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है तो आप उसको यहाँ लिख दो 5 न्यूटन. दैट इज इक्वल टू मास कितना है इसका 10 और एक्सेलरेशन आपको निकालना है ए एक्स. सर वो ए एक्स को तो ए बोल रखा है आपने, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू कितनी हो गई 5/10, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैंने कहा यहाँ पे सिग्मा एफ वाई भी निकाल सकते हो, हाँ सर. सिग्मा एफ वाई इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन. सर सिग्मा एफ वाई देखो, ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानोगे तो नीचे वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा. तो ऊपर वाले को अगर आपने लिखा है n, नीचे वाले को क्या लिखोगे माइनस, तो आप बोलोगे -100. वेक्टर सम करना है भाई साहब, ध्यान रखना है इस चीज का. एंड दैट इज इक्वल टू मास, मास कितना है इसका 10 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 0. वाई डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर 10 इंटू 0 मतलब 0. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 100. इस केस में आप बोल सकते हो कि नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, mg के बराबर आ रही है. कोई दो राय नहीं है, बट मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा इतनी आएगी. इसमें कोई भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई. तो हम धीमे धीमे आगे बढ़ने वाले हैं. चलिए, बहुत अच्छी बात है, धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा. हाँ भाई, मैंने कहा देखो यहाँ पे अब दो ब्लॉक हैं,
कि दो ब्लॉक हैं, आप बोलते हो यहाँ से मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F, इसका मास है m1, इसका मास है m2। मान लिया कि दोनों इधर की तरफ एक्सेलरेशन ला रहे हैं, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा इसमें देखो आपको कई बार 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन लगाने पड़ रहे हैं। मैंने कहा देखो इससे कई सारे प्रॉब्लम तरीके सॉल्व करने के तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को ही एक सिस्टम मान लेता हूँ। क्या मैं मान सकता हूँ क्या दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सोच के बताओ जरा। सेम हो गए। तो क्या मैं मान सकता हूँ? देखो जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, ऐसे ही आपको हमेशा सॉल्व करते टाइम अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इसको सिस्टम मान सकता हूँ, क्या इनके एक्सेलरेशन सेम है? हाँ कर सकते हैं, तो मैं करता हूँ। आप लोग क्या करते हो, इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, जो दिमाग में आता है सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो और वहीं पे कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाते हो, ठीक है। मैंने कहा सर मैंने इन दोनों का एफबीडी बनाया, ठीक है, ये दोनों का कंबाइंड एफबीडी है, यानी मैं इनको थोड़ा सा बना लेता हूँ m1 प्लस m2 का एफबीडी। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा m1 प्लस m2 इंटू जी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, उसको मैंने बोल दिया नॉर्मल। ये फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में, तो मैं कह दूंगा सर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, इसको बोल दिया F, ठीक है। इसी सिस्टम पे ही लग रहा है ना, इस सिस्टम के बाहर से लग रहा है? हाँ सर बाहर से लग रहा है, बाहर से लगने वाले फोर्सेज हम काउंट कर लेते हैं। मैंने कहा इस डायरेक्शन को मैंने x मान लिया और इस डायरेक्शन को y मान लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी आप इधर है तो मैं एक मान सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। इससे आप क्या करोगे, मुझे देखो वर्टिकल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, मैं बार बार सॉल्व नहीं करूंगा वर्टिकल डायरेक्शन जब तक कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं हो। मैं तो सिर्फ x डायरेक्शन को सॉल्व करूंगा, तो लिखूंगा सिग्मा fx इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में केवल एक फोर्स दिख रहा है, आप बोलोगे F, आप बोलोगे सर इसका मतलब, और एक्सप्रेशन कितना है डायरेक्शन में? a, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू तो आ गई F अपॉन m1 प्लस m2। नॉर्मल सी बात है सर, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये तो आना ही था। यहाँ तक मुझे कोई दो राय दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुझसे पूछा क्या गया कि सर m1 और m2 के बीच में नॉर्मल फोर्स बता दो कितना लगेगा। m1 और m2 के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? भाई साहब जब देखो आप बोलोगे जो m1 है और जो m2 है, मैं थोड़ा सा गैप करके दिखा रहा हूँ। जब ये m1 इधर की तरफ जाएगा तो m1 m2 को धक्का देगा इधर की तरफ, क्लियर है? इसको बोल सकते हो कि नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1। मैंने कहा सर अगर ये इसको इधर धक्का देगा तो m2 चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, एक्शन टू द रिएक्शन करेगा। आप बोलोगे इधर की तरफ फोर्स है, इसको आप बोलोगे n on 1 ड्यू टू 2। कॉन्टैक्ट फोर्स है, सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स आएगा नॉर्मल। भाई साहब अभी पढ़ा था, नॉर्मल इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इनके कॉन्टैक्ट सरफेस देखो यही है ना, तो नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेंगे, वही लग रहा है। और मुझे मालूम है कि n12 हो या n21 हो, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल होंगे। एक्शन रिएक्शन है तो मैग्नीट्यूड इन दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूं, मेरे काम बन जाएगा। मैंने उसके लिए मुझे किसी इंडिविजुअल का एफडी बनाना पड़ेगा। मैंने कहा बना लो, मैं m2 का बना लेता हूँ। m2 मेरा m2 पे लगने वाले सारे फोर्सेस बता दो मुझे। हाँ जी भाई कौन बताएगा? बोलो भाई। ऊपर की तरफ, एक मिनट, ऊपर की तरफ सब, अब कोई नहीं बोल रहा है, किसी को नहीं बन रहा है क्वेश्चन? सर मुझे बोलना अलाउड है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप अलाउड है, वो तो उसी टाइम मैंने तुमको रोका था बस। सर नीचे m2g, m2g, ऊपर नॉर्मल। ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल को हमने नाम दे दिया n2 बिकॉज एक नॉर्मल हम ऑलरेडी n बोल चुके हैं ना, तो एक ही क्वेश्चन में हम सेम आवाज चीजें आ रही ना है? करके। अब आ रही है बेटा, तब नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ भाई सर और अब कोई बताऊं हो? या फिर बताइए? सानवी चलो उसको बताने दो थोड़ी देर। हाँ शुभ। चलो ठीक है सर। हाँ शुभ। अच्छा, और सर जो वो नॉर्मल नॉर्मल वाली फोर्स जो लग रही है उस पे नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1 वाली, वो भी लगेगी इधर 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 सर? राइट हैंड। राइट हैंड साइड, राइट राइट। चलो और कोई फोर्स? और सर और तो नहीं लगेगी। ये फोर्स है लगेगा, हाँ वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी लगेगी एफ। यस सर, किधर वो लगेगी? राइट की तरफ लगेगी।
कहीं नहीं लगेगी बेटा। वो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या M2 पे लग रहा है? M1 पे लग रहा है। मैं FBD किसका बना रहा हूँ? M2। क्यों बताऊँ मैं? हाँ सर ठीक है। Other people getting my point? यस When सर। you are making the FBD, make sure just include only forces which are directly acting on the body. ये मत सोचो कि सर वो M1 है उसकी वजह से मैं दौड़ रहा हूँ, अरे वो लग किस पे रहा है? जिस पे लग रहा है उस पे लगा रहने दो, मेरे ऊपर वो फोर्स नहीं लग रहा है, उस फोर्स की वजह से ही ये नॉर्मल आ रहा है। अगर वो फोर्स लगता है नॉर्मल आती नहीं जिंदगी में कभी, तो उसका इफेक्ट आपने ऑलरेडी काउंट कर दिया है समहाउ। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखें। मैंने जानबूझ के मैं चाहता तो M1 के एफबीडी से भी आंसर सॉल्व कर देता, बट मुझे ये चीज बतानी थी इसलिए मैंने M2 का एफबीडी दिया। मैंने कहा आप किसी का भी एफबीडी लेके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो नाउ आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन a इन डायरेक्शन को x, इन डायरेक्शन को y, सिग्मा fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। सर x डायरेक्शन में तो केवल एक ही फोर्स है, दैट इज n21, दैट इज इक्वल टू मास की वैल्यू n2, ax की वैल्यू है a ऑलरेडी मैं यहां से निकाल चुका हूं, वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया आपका नॉर्मल। आप चाहे n21 बोल दो या n12 बोल दो, दोनों के बीच में नॉर्मल का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट होगी। दैट इज योर आंसर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी स्टेप दिक्कत हो तो बता देना, बिकॉज नाउ होमवर्क इज कमिंग टू यू। सर। हाँ बेटा। सर वो जो फोर्स M1 पे लग रही है तो सर M2 M1 के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो वाली फोर्स M2 पे भी तो लगेगी फिर। अच्छा, मैंने तेरे को बोला धक्का, मैंने तेरे को दिया, तेरे आगे कोई दूसरा खड़ा हुआ तो क्या बोलेगा? उसको मैंने धक्का दिया कि उसको तू धक्का देगा? सर पर जब आप मेरे को धक्का दोगे तो सर धक्का मेरे द्वारा उसको लग तो जाएगा ना। तो वो तुम्हारे द्वारा धक्का लग गया ना, ये धक्का ही तो है वो। हाँ अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अगर मैंने धक्का नहीं लगाया होता तो ये नॉर्मल लगता क्या? नो सर, तो ठीक है उसका समझ इफेक्ट में आ पास गया। हो गया ना, लेकिन मैंने तो नहीं लगाया था ना, मेरा नाम क्यों लगा? तो मैंने तेरे को धक्का दिया, तू बोले ए भाई तेरे को इसने धक्का दिया, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं सर नहीं। चलिए नाउ आपको M1 M2 M3 इधर से फोर्स लगा रहा हूँ F, इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, और नॉर्मल बिटवीन M1 M2 एंड M2 M3, इनके बीच के जो नॉर्मल है उनकी वैल्यूज आपको निकाल के लानी है। पहला क्वेश्चन। सेकंड, M1 M2 एक मास का सिस्टम है ये बीच में, मैं इसको यहाँ खींच रहा हूँ F4 से, मुझे सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, मैग्नीट्यूड चाहिए, और यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रही होगी T इन द स्ट्रिंग। जैसे ये था ना अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो वो वहां पे कंप्रेसिव फोर्स था, नॉर्मल लग रहे थे, अब यहाँ पे वही काम टेंशन कर रहा होगा तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएंगे, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। थर्ड, M1 M2 M3 इसको इधर से खींच रहे हो F4 से, ठीक है, तो आपको एक तो एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, और ये सारी स्ट्रिंग मासलेस है। जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँ तब तक आप समझ जाना स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है। इसको मैंने बोल दिया T1 और इसको बोल दिया T2, मुझे टेंशन निकालना है T1 एंड T2। जैसे ये होगा एग्जैक्टली वैसे ही होगा, ठीक है, बस एफबीडी बनाते जाओ और सॉल्व करते जाओ।
ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आएंगे तो इन तीनों का सॉल्यूशन हमें आपसे चाहिए। मैं नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना इस बात को, अनटिल अनलेस मुझे आप लोगों से आंसर्स नहीं मिलेंगे सबसे। एनी डाउट? नो डाउट्स? चलिए देन, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग थैंक यू, सर। थैंक यू।